ओके जी। आज का हमारा जी जो टॉपिक है सेशन का वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज के इंशाल्लाह सेशन के बाद हम जो अगला सेशन होगा वो होगा हमारा वॉल्यूम का। ठीक है, जो वीएसए है, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। तो उससे पहले कुछ चीज़ें ज़रूरी थी सीखना या समझना। तो वो आज मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह उनको कवर करने की। तो आज के हमारे दो टॉपिक्स हैं जी। जो पहला टॉपिक हमारा है वो है एक पैटर्न है जिसे हम क्यू एम पैटर्न कहते हैं। क्यू एम, इसका पूरा नाम है कॉस्मिडो पैटर्न। ठीक है, ये एक बड़ा ही जबरदस्त किस्म का रिवर्सल का पैटर्न है। ये क्या है? ये एक इंतहाई जबरदस्त किस्म का रिवर्सल पैटर्न। यानी जो ट्रेंड चल रहा होता है उसके एंड के ऊपर, पीक के ऊपर, ट्रेंड के पीक के ऊपर अगर ये पैटर्न बन जाए, आइडेंटिफाई हो जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि अब आपको एक बहुत अच्छी और बहुत बड़े प्रॉफिट वाली ट्रेड मिलने वाली है। ठीक है, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। अच्छा, ये वाहिद एक ऐसा पैटर्न है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, टेक्निकल नॉलेज के अंदर, जिसकी जितना कोई बड़े से बड़ा ट्रेडर है ना, ठीक है, टेक्निकल नॉलेज वाला, वो इसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देता है। ठीक है, यानी कि इसको वो मानता है कि ये वाकई काम करता है और इसकी जो मूवमेंट होती है वो बहुत बड़ी होती है। ठीक है, ये आगे हम देखेंगे चार्ट के ऊपर भी। तो इसको आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस जो दोस्त ज्यादा करेंगे आज सीखने के बाद, समझने के बाद, तो उनके लिए इसको समझना बड़ा आसान हो जाएगा। तो जो इसको सिर्फ सुनेंगे और समझेंगे कि उनको समझ आ गई है, तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि ये कहाँ पे बना है चार्ट पे। ठीक है जी, एक बात ये। आज का एक पहला टॉपिक हमारा ये है, और दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा आज का वो होगा एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं फिब लेवल्स, फिब रिट्रेसमेंट लेवल्स। और इसका दूसरा नाम है फिबोनाची। पूरा इसको फिब कहते हैं, फिबोनाची, ये बंदे का नाम है फिबोनाची, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, इस इंडिकेटर का नाम है। तो इंडिकेटर्स बहुत कम जो ट्रेडर है दुनिया में वो इंडिकेटर्स को यूज करते हैं, स्पेशली जो नॉलेज वाले ट्रेडर होते हैं ना, वो आप देखेंगे कि वो इंडिकेटर्स को यूज नहीं करते। अगर वो दुनिया में सबसे ज्यादा जो पढ़े लिखे या नॉलेज वाले ट्रेडर हैं, जिस इंडिकेटर को सबसे ज्यादा यूज करते हैं अगर किसी को, तो वो ये है जी, फेबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल। बड़े सिंपल हैं, बड़ा जबरदस्त है ये मार्केट को समझने के लिए। ठीक है, और मजे की बात यह है कि ये दोनों चीजें तभी आप इनसे फायदा उठा सकेंगे अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना आ गया हुआ है। अगर आप स्ट्रक्चर के, यानी ट्रेंड के लेवल्स लगाना आपको आ गया है ना चार्ट के ऊपर, तो फिर आपको इसकी भी समझ आ जाएगी, इससे भी आप बहुत ज्यादा फायदा उठाएंगे। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं जी हम। अच्छा जी, जो मैंने आपको बता दिया कि जो कास्माडो होता है, ठीक है, कास्माडो पैटर्न, कॉसमोडो पैटर्न जो होता है, ये कहाँ पे बनता है? ये ट्रेंड के आखिर में बनता है। ट्रेंड के आखिर में अगर बने, तो जरूरी नहीं हर दफा बने। ठीक है, अब ट्रेंड कौन से होते हैं? दो होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से? एक है बुलिश ट्रेंड, ठीक है, और एक है बेरिश ट्रेंड। तो बुलिश ट्रेंड को हम जरा देख लेते हैं जल्दी से, कि मिसाल के तौर पे आ, अच्छा, उससे पहले
एक और चीज आपको बता दूं ये समझने के लिए कि देखें, जो वेव होती है ना ट्रेंड की, जो एक वेव होती है, लहर जो होती है, ठीक है, वेव, जिसको आप उर्दू में लहर कहते हैं। तो फॉरेक्स के अंदर जब प्राइस मूव करती है, आपको पता है ना, वो वेव की सूरत में मूव करती है, लहर की सूरत में। चाहे साइडवेज भी मूव कर रही है तो वो ऐसे मूव करती है, बुलिश भी है तो वो ऐसे मूव करती है, बेरिश है तो वो ऐसे वेव की सूरत में नीचे की तरफ मूव करती है, ठीक है। तो ये जो वेव होती है ना फॉरेक्स के अंदर, इसमें इसका जो वेव का स्टैंडर्ड पैटर्न होता है, एक वेव का स्टैंडर्ड पैटर्न, ठीक है, वो क्या होता है? तो वो इस तरह से होता है कि मिसाल के तौर पे एक बुलिश वेव है, ठीक है, वो यहां से शुरू हुई, यहां पे गई, यहां से पुल बैक किया, यहां पे रुकी, और यहां से फिर एक लंबी वेव लगी और यहां पे जाके रुकी। ये एक बुलिश स्टैंडर्ड वेव की मैंने शक्ल बनाई है, ठीक है। अब इसमें याद रखें कि यहां से लेके यहां तक जो वेव है, ठीक है, इसको आप छोड़ दें, इसकी आपको बाद में समझ आएगी। अब ये जो वेव है यहां से, ये वाली जो रिट्रेसमेंट हुई है थोड़ी सी, इसको हम क्या कहेंगे कि ये रिट्रेसमेंट है या पुल बैक है। इसको मैं लिख देता हूं यहां पे। ये जो वेव का पार्ट है ना छोटे वाला, इसको पुल बैक या रिट्रेसमेंट कहते हैं। लेकिन वो वाली वेव या वेव का वो वाला हिस्सा जो प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, वो कौन सा हिस्सा है? यहां पे ये वाला देखें, इस हिस्से ने, यहां से वेव शुरू हुई और ये ऊपर उठी, और इसने, ये प्रीवियस हाई था यहां पे, इस प्रीवियस हाई को यहां पे इसने ब्रेक किया है ना, ये। तो वेव, बुलिश वेव के अंदर वेव का वो हिस्सा जो प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है इसको, ठीक है, उस वेव को, पूरी वेव को हम कहते हैं इंपल्स वेव, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना है। तो यहां से लेके यहां तक जो वेव है, क्योंकि इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है, स्ट्रक्चर के प्रीवियस हाई को, तो इसलिए हम इस हिस्से को हम कहेंगे इंपल्स वेव, ठीक है जी। तो अच्छा, हो सकता है कि ये जो पहली वेव थी जो मैंने कहा था आपसे कि इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, यहां से लेके यहां तक, हो सकता है ये भी इम्पल्स वेव ही हो, कि इसने भी पीछे किसी प्रीवियस हाई को ब्रेक किया हुआ हो इस तरीके से, ये, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये भी इंपल्स वेव हुई ना, ठीक है, क्योंकि इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है यहां से। तो इसलिए जो आपने चीज याद रखनी है और समझने वाली चीज जो है, हमेशा जो आपको काम देगी, ठीक है, आगे भी सारे नॉलेज में, वो ये याद रखनी है कि किसी भी वेव, एक जो मुकम्मल वेव होती है ना, उसके चार पॉइंट्स होते हैं। कौन कौन से? जहां से वेव शुरू होती है, जिस पॉइंट से, उसको हम पॉइंट नंबर 1 कहते हैं, ये पहला पॉइंट है जी। जहां पे जाके रुकी, इसको हम कहेंगे ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। और वापस पुल बैक करके जहां पे आके रुकेगी, उसको हम कहेंगे ये पॉइंट नंबर 3 है। और जो इंपल्स वेव लगी, जिसने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, वो जहां पे जाके रुकेगी, उसको एंड को हम कहेंगे ये पॉइंट नंबर 4 है। तो याद रखें कि किसी भी वेव के चार पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो वेव बुलिश है या बेरिश है, उसके पॉइंट्स कितने हो सकते हैं? चार। कैसे? इस तरीके से, ये देखें, ये नॉर्मल वेव है, तो ये इसका, जहां से ये शुरू होती है, वो पहला पॉइंट हो गया ये वाला। जहां पे ये रुकती रुकी है, ठीक है, इसका जो पहला स्विंग जहां पे जाके रुका है, ठीक है, इसको हम पॉइंट नंबर 2 कहेंगे। फिर वहां से, जहां से ये पुल बैक शुरू हुआ और जहां पे पुल बैक आके रुका या खत्म हुआ, उसको पॉइंट नंबर 3 कहेंगे। और जो, जिस स्विंग ने, ठीक है, प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है,
उसको हम इम्पल्स वेव कहेंगे। ये इम्पल्स वेव होगी और जहां पे ये खत्म होती है उस पॉइंट को हम पॉइंट नंबर 4 कहते हैं। ये बात क्लियर होगी जी कि एक नॉर्मल वेव के 4 पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट वो जहां से वेव शुरू हुई, दूसरा पॉइंट वो जहां पे वेव का पहला स्विंग खत्म हुआ, पहला टर्न यानी कि, ठीक है ना, यहां से पहला स्टॉप जहां पे उसने किया वो पॉइंट नंबर 2 होता है। वहां से जो पुल बैक शुरू होता है, जहां पे रुकती है पुल बैक या रिट्रेसमेंट कह लें, तो उस पॉइंट को हम पॉइंट नंबर 3 कहते हैं। और वहां से फिर इंपल्स वेव शुरू होती है जो प्रीवियस हाई को ब्रेक करती है, बुलिश वेव अगर है, ठीक है, तो उसको हम इंपल्स वेव कहेंगे। अब यहां पे देखें, ये वाली जो वेव है ये इंपल्स वेव है। क्यों इंपल्स वेव है? क्योंकि इसने ये प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो पिछला हाई ब्रेक हुआ, तो ये तब ये जाके पिछला लो कंफर्म हुआ है ना, ये वाला, ये जो हायर लो था ये कंफर्म हो गया, ठीक है। स्ट्रक्चर में आप पढ़ चुके हुए हैं। तो यार, जब भी प्रीवियस हाई को वेव का जो भी हिस्सा या स्विंग जो उसको तोड़ता है, तो उसको हम इंपल्स वेव कहते हैं, ठीक है। तो इंपल्स वेव को समझना बहुत जरूरी होता है। इसी तरीके से ये तो होगी बुलिश वेव का पैटर्न या शक्ल। जो बेरिश वेव होगी वो किस तरह से होती है? वो ऊपर से नीचे आती है, उसके भी 4 पॉइंट होते हैं। ये ऊपर से शुरू हुई, ये नीचे, पुल बैक, फिर ये बड़ी। अब इसके पॉइंट कैसे होंगे देखें कि ये पहला पॉइंट है जहां से शुरू हुई, फर्स्ट पॉइंट नीचे की तरफ आई, जहां पे जाके रुकी ये दूसरा पॉइंट था, ठीक है। फिर यहां से पुल बैक किया इसने ऊपर, जहां पे जाके रुकी, रिट्रेसमेंट या पुल बैक करके, उसको पॉइंट नंबर 3 कहेंगे। वहां से फिर इसने इंपल्स वेव लगाई। क्यों? क्योंकि इसने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया है। तो जो वेव का वो हिस्सा या स्विंग जो प्रीवियस लो को या प्रीवियस हाई को तोड़ता है, ब्रेक करता है, उसको हम क्या कहते हैं? इंपल्स वेव कहते हैं। बुलिश वेव में वो इंपल्स वेव ऊपर की तरफ जाती है और प्रीवियस हाई को तोड़ती है, और बेरिश वेव की सूरत में इंपल्स वेव जो होती है पिछले प्रीवियस लो को ब्रेक करके नीचे की तरफ जाती है। तो अब यहां पे ये हमारी इंपल्स वेव है, और जहां पे जाके ये रुकेगी उस पॉइंट को हम पॉइंट नंबर 4 कहेंगे। तो सिंपल कि एक स्टैंडर्ड वेव के 4 पॉइंट्स होते हैं, 1 2 3 4 कहते हैं इसको, ठीक है ना। कोई भी वेव आप बनाए, चाहे वो बुलिश है या बेरिश है, इस तरह से आप बनाएंगे, तो उसमें अगर आपने देखना है कि अगर प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ है तो वो इंपल्स वेव है उसके अंदर, ये वाली, ठीक है, एन की शक्ल की होती है, सिंपल, ठीक है जी। और इसी तरीके से बुलिश वेव अगर नीचे की तरफ जा रही है तो वो ऐसे होगी, उल्टा एन कह लें, ठीक है, ये वाली। अच्छा, इसके पॉइंट्स कैसे होते हैं? ये पॉइंट नंबर 1 अगर ऊपर जा रही है, ये 2, ये पॉइंट नंबर 3, और ये पॉइंट नंबर 4 यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 4। 1 नीचे आई, 2 पुल बैक, यहाँ पे 3, और फिर इंपल्स वेव ने पिछला लो ब्रेक किया तो जहां पे रुकी ये 4 नंबर, 1 2 3 4। ये बात क्लियर हो गई जी। तो इसी तरह की मुख्तलिफ वेव्स इस पैटर्न की जब जुड़ती जाएंगी तो बुलिश स्ट्रक्चर बनता जाएगा मार्केट। या अगर बेरिश ट्रेंड स्ट्रक्चर बन रहा है, कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो यही वेव्स बार बार रिपीट हो रही होती हैं। आगे अब इसको मजीद समझते हैं कि मिसाल के तौर पे बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ है, ट्रेंड चल रहा है बुलिश, यहां से वेव शुरू हुई थी, कुछ इस तरीके से ये वेव ऊपर जाती जा रही है, ठीक है जी। अब आप देखें कि ये जो वेव ऊपर जा रही है ये बुलिश वेव है, देख के ही आपको पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये वेव अपने प्रीवियस हाई ब्रेक कर रही है। ये आप देख रहे हैं, ये प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ, यहां पे ये हाई था, ठीक है, ये भी अगला हाई था नेक्स्ट, जिसको हम पिछले हाई से ऊंचा हाई, हायर हाई कहेंगे। तो यहां पे ये ब्रेक हो गया, और ये वाला भी हायर हाई था ऊपर, ठीक है, पिछले हाई से ऊंचा, जो यहां पे ब्रेक हो गया, ठीक है। अब होता क्या है कि नॉर्मली क्या होता है कि जो वेव यहां पे चल रही है ना, इस बुलिश साइकिल के अंदर या पैटर्न के अंदर, तो इसमें जो पॉइंट्स लग रहे हैं वेव के वो कैसे हैं? ये
पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट था, यहां से पुल बैक हुआ, यहां पे रुकी, ये तीसरा पॉइंट है, और ये इंपल्स वेव लगी है, देखें ये वाली, इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है, और ये इसका पॉइंट नंबर 4 है। ठीक है। अच्छा, जब एक वेव कंप्लीट हुई तो अब इसका अगली वेव का जो पहला पार्ट होगा वो ये वाला शुरू हो जाएगा, ये वाला, यहां से लेके अगली दूसरी वेव जो है उसको हम काउंटिंग यहां से शुरू करेंगे ऐसे। इसका पहला पॉइंट ये आ जाएगा अगली वेव का, दूसरा ये आएगा, तीसरा जो होगा वो ये आएगा, और इंपल्स वेव ये हो जाएगी। अब यहां पे कंप्लीट हुई वेव, तो अगला जो वेव का पैटर्न होगा वो यहां से शुरू होगा, पहले पहला जो इसका स्विंग होगा। अच्छा जी, मेरी एक जरूरी कॉल आ रही है, रुकना पड़ेगा मुझे 1-2 मिनट।
जी सॉरी जी, एक जरूरी कॉल थी मेरी, वो लेना जरूरी थी। अच्छा, तो मैं ये बात कर रहा था जी कि जो इस बुलिश वेव का जो पैटर्न था वो ये था कि ये वेव अपना प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रही थी, ठीक है, और अपना जो नया हायर लो बन रहा था नीचे उसको वो कायम रह रहा था, और जो प्रीवियस हाई था वो टूट रहा था और ऊपर नया हाई बन रहा था। नीचे पिछले हायर लो से ऊपर नए हायर लो बन रहे हैं, और ऊपर की तरफ पिछले हाई से ऊपर एक नया हाई बन रहा है, यानी हायर हाई बन रहे हैं। ठीक है, ये इसका कंटिन्यूअस पैटर्न था। ठीक है। और अच्छा, एक और बात मैं ये कर रहा था कि जब ये इंपल्स वेव लग गई पहली, ठीक है, तो अगली वेव को हमने कहां से काउंट करना है? यहां से। यहां से ये पहला पॉइंट नंबर 1 है इसका। ये समझने के लिए मैं बात कर रहा हूं, ये पहला नंबर पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये पुल बैक है, फिर ये तीसरा पॉइंट है, और ये इंपल्स वेव है, और ये चौथा पॉइंट है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो अब इसके अंदर आप ये देखें कि हमें पता चल रहा है साफ कि क्योंकि प्रीवियस हाई ब्रेक हो रहे हैं और प्रीवियस लो से ऊपर एक नया हायर लो बन रहा है, इसलिए ये ट्रेंड जो है कंटिन्यू कर रहा है, कंटिन्यूटी में है। ट्रेंड मसलसल बुलिश चल रहा है, जब तक ये सिलसिला इस तरीके से चलता रहेगा ये ट्रेंड बुलिश रहेगा। अब होता क्या है कि यहाँ पे ये फर्ज करें पीक आ गई है ट्रेंड की ना, इस जगह पे चोटी है, ठीक है। तो वो तो ट्रेंड तो किसी वक्त भी रिवर्स हो सकता है ना। अब ये बुलिश ट्रेंड है तो ये कहीं से भी हो सकता है, 2-4 घंटे के बाद रिवर्स हो जाए, हो सकता है 2-4 दिनों के बाद रिवर्स हो जाए, हो सकता है 2-4 हफ्तों के बाद रिवर्स हो जाए। और बाज औकात एक ट्रेंड होता है वो कई कई हफ्तों, कई कई महीनों तक भी चलता रहता है, उसके बाद जाके फिर महीनों के बाद जाके रिवर्स होता है। ठीक है। तो जब भी ट्रेंड रिवर्स होगा ना, ज्यादा चांसेस होते हैं, जरूरी नहीं होता कि हर दफा, वहां पे वो एक पैटर्न बनाता है जिसको हम क्वास्मेडो जो है पैटर्न कहते हैं, QM पैटर्न कहते हैं। ठीक है। अच्छा, वो पैटर्न होता किस शक्ल का है वो बताने लगा हूं मैं। अब वो ये जो सीक्वेंस चल रहा था ना वेव का, 1 2 3 4 वाला बुलिश जो वेव का पैटर्न चल रहा था, वो उस पैटर्न को ब्रेक कर देता है, उसको फॉलो नहीं करता। तो वो ब्रेक जब करेगा तो वो कैसे करेगा, वो मैं यहाँ पे रेड कलर में आपको आप पैटर्न बताने लगा हूं जी। ठीक है, आगे कि यहां से क्या होगा कि ये वापस तो आएगा। ठीक है, आप देखें, इसका पहला पॉइंट ये हो गया नई वेव का, दूसरा पॉइंट ये हो गया। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड तो उसी तरीके से है। अब जो तीसरा पॉइंट होगा वो यहां से पुल बैक करेगा। ठीक है, हो सकता है कि तीसरा भी यहां पे ही बनाए, ये तीसरा पॉइंट बना लिया इसने। ठीक है, और जो चौथा पॉइंट है वो भी बनेगा ऊपर, दूसरे से ऊपर बनेगा। ये यहां पे कहीं पे ऊपर बन गया उसी पैटर्न के मुताबिक। लेकिन जो चेंज आएगी ना, वो ये आएगी कि इस चौथे पॉइंट के बाद जो पांचवा पॉइंट बनेगा, ठीक है, अब वो क्या होना चाहिए था नॉर्मल, कि वो यहां से पुल बैक होना चाहिए था और इधर आके कहीं पे रुकना चाहिए था ना, पिछले हायर लो से ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो सीधा यहां से स्पीड मार के नीचे आएगा, और जो पांचवा पॉइंट होगा आपका, वो तीसरा जो पॉइंट था उससे भी नीचे जाके कहीं पे बनेगा। ये आपका इधर कहीं पे जाके रुकेगी, यहाँ पे तीसरे पॉइंट से नीचे। ठीक है, प्रीवियस वेव का जो थर्ड पॉइंट था पुल बैक वाला, उससे नीचे आके रुकेगी यहाँ पे। इसको आप पांचवा पॉइंट कहेंगे। इसकी पहचान जो कास्मोडो पैटर्न होता है, इसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वेव का जो पैटर्न है उसका जो तीसरा पॉइंट होता है पुल बैक के एंड वाला, ठीक है, उससे नीचे जाके पांचवा पॉइंट बनता है वेव का। अगली वेव का जो यानी दूसरा पॉइंट होता है वो उससे ऊपर बनना चाहिए नॉर्मली ट्रेंड कंटिन्यूशन के लिए। लेकिन इस केस में इस पैटर्न की पहचान ये होती है कि जो पांचवा पॉइंट है वो तीसरे पॉइंट से नीचे आके बनता है। ये बात क्लियर होगी जी यहां तक? अच्छा, इसके बाद यानी कि इसने ये पुल बैक जो था ये एक्सटेंड कर दिया, और प्रीवियस जो कंफर्म हायर लो था उसको उसने ब्रेक कर दिया, देखें यहां पे। अच्छा, जब प्रीवियस हायर लो ब्रेक हुआ है तो अब क्या हो सकता है, अब जब ये प्राइस ऊपर जाएगी, ठीक है, ये अब उसकी, ये वाला जो प्रीवियस
हायर लो था कंफर्म 3 नंबर पॉइंट पे, ये उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा ना ऊपर जब जाते हुए। ठीक है, अब यहां से ये प्राइस ऊपर जाएगी, तो चांसेस है, ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये इस जगह के ऊपर इसका छठा पॉइंट बन जाए। यहां पे भी बन सकता है, और सम केसेस में, ठीक है, ये यहां पे नहीं बनता बल्कि यहां से ऊपर जाके इधर कहीं पे बनेगा छठा पॉइंट। ठीक है, ये डिपेंड करता है, ये जगह भी आइडियल होती है, और बाज औकात ये ऊपर जाके इधर कहीं पे थोड़ा सा प्रीवियस तीन, जो पॉइंट नंबर 3 का रेजिस्टेंस का लेवल है, इसको ब्रेक करके थोड़ा सा ऊपर जाके, ठीक है, ये जो ऊपर 2 नंबर था इसके रेजिस्टेंस लेवल, यहां से रेजिस्टेंस लेकर और यहां से ये वापस गिरेगा। अच्छा, जब ये 6 नंबर पॉइंट से जब भी गिरेगा ना, चाहे वो यहां से गिरे चाहे वो यहां से गिरे, 6 नंबर पॉइंट या यहां पे बनेगा या यहां पे कहीं पे बनेगा, जहां पे भी बने, वहां से जब भी प्राइस गिरेगी ना, वो बहुत ज्यादा गिरती है। यानी कि वो आपको इतनी ज्यादा गिरेगी कि आप कहेंगे कि यार मार्केट क्रैश हो गई है। ठीक है, स्पीड से गिरेगी। ये बात क्लियर होगी। तो ये इंडिकेशन होती है ट्रेंड के रिवर्स होने की, कि पहले कौन सा ट्रेंड चल रहा था। इस मिसाल में पहले ट्रेंड था बुलिश, जो कि प्राइस नीचे से ऊपर जा रही थी, कंटिन्यू कर रही थी, बुलिश ट्रेंड चल रहा था। लेकिन उस ट्रेंड के आखिर में क्या पैटर्न बना? कास्मोडो। ठीक है, कास्मोडो पैटर्न बना, जिसकी यहां पे जो शक्ल थी वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, अब देखिएगा, मैं जो 6 वेव्स है ना वो बनाने लगा हूं, कि पहली वेव ऐसे थी, नीचे से ऊपर गई थी, ये पहली पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट था, तीसरा पॉइंट ये पुल बैक का था, यहां पे आके रुका था, चौथा पॉइंट प्रॉपर गया था ऊपर, दूसरे से ऊपर पैटर्न प्रॉपर वेव लगी थी। यहां से फिर जो पांचवा पॉइंट था ना, उसने ट्रेंड चेंज कर दिया था, कि वो तीसरे से ऊपर रुकने की बजाय तीसरे पॉइंट से नीचे आके यहीं पे बना था। ठीक है, पांचवा पॉइंट। फिर यहां से दो ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो ये यहां से ऊपर जाके इधर से कहीं पे रुकेगा, पिछले 3 नंबर पॉइंट की जो 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 रेजिस्टेंस है वो उसको ऊपर जाने से रोकेगी, और यहां से ये लंबी छलांग नीचे लगाएगा, ये छठा नंबर पॉइंट यहां पे बनेगा। ठीक है, या तो ये हो सकता है कास्मेडो पैटर्न की शक्ल, और या फिर ये छठा जो पॉइंट है ना, ये यहां पे रुकने की बजाय ये थोड़ा सा मजीद ऊपर चला जाएगा। ये जो 2 नंबर पॉइंट था पिछला, इसकी जो रेजिस्टेंस है वो इसको ऊपर जाने से रोकेगी। ठीक है, तो यहां से ये फिर ये 6 नंबर पॉइंट या यहां पे बन सकता है या यहां पे बन सकता है, दोनों में से किसी एक जगह पे बनेगा, और यहां से भी ये बड़ी फिर ये फॉल देता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये शक्ल होती है, ये 6 पॉइंट होते हैं कास्मेडो पैटर्न के। ठीक है, अगर वो बुलिश ट्रेंड के पीक के ऊपर बन रहा है। अच्छा, अब कल किसी दोस्त ने ये कहा था जी कि जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है उसमें और कास्मेडो पैटर्न में, क्या ये दोनों एक जैसे होते हैं? तो देखें, क्योंकि वो टॉपिक हमने पढ़ा हुआ नहीं था, तो मैंने फिर मेरी कोशिश होती है जो टॉपिक पढ़ा ना हो उसके बारे में सवाल का जवाब या दिया ना जाए, अगर दिया जाए तो मुख्तसर सा दिया जाए। इनमें फर्क होता है जी, इंतहाई छोटा फर्क होता है, लेकिन होता फर्क जरूर है। ठीक है, हेड एंड शोल्डर में, ठीक है, जो और कास्मोडो में, हेड एंड शोल्डर में और कास्मोडो में जो मेजर फर्क होता है ना, बड़ा फर्क, एक ही फर्क होता है, वो क्या होता है? वो ये होता है कि जो नेक लाइन होती है, देखें, नेक लाइन किसे कहते हैं? कि ये जो 3 नंबर पॉइंट और जो 5 नंबर पॉइंट है, ठीक है, इसके बीच में अगर आप लाइन लगाएंगे ना, ट्रेंड लाइन, तो इनको कनेक्ट करेंगे तो ये हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ लाइन आएगी, बुलिश अगर रिवर्स हो रहा है ट्रेंड तो। ठीक है, इस लाइन को 3 नंबर को जब आप कनेक्ट करते हैं 5 नंबर से, जो लाइन लगाते हैं ट्रेंड लाइन, तो ये जो लाइन लगती है इसको हम नेक लाइन कहते हैं। यानी 3 नंबर और 5 नंबर पॉइंट के बीच में लेट से कि मैं ये एक लाइन लगा रहा हूं, ये, ठीक है, तो इस लाइन को हम कहते हैं नेक लाइन, गर्दन की लाइन, नेक लाइन ऑफ क्यूएम पैटर्न। ठीक है, ये जो नेक लाइन है ना, ये हेड एंड शोल्डर में भी होती है, लेकिन वो भी 3 नंबर और 5 नंबर पॉइंट की होती है।
लेकिन वो सीधी होती है, स्ट्रेट होती है इस तरीके से। इधर अगर 3 नंबर पॉइंट है तो उसके सामने इधर 5 नंबर पॉइंट आएगा। ठीक है, ये हेड एंड शोल्डर की नेक लाइन स्ट्रेट होती है। लेकिन जो कॉस्मेडो पैटर्न होता है, इसकी नेक लाइन यानी 3 नंबर पॉइंट ऊपर होता है और 5 नंबर पॉइंट लाजम है कि उसके नीचे हो, कहीं पे थोड़ा नीचे हो या ज्यादा नीचे हो तो वो लाइन ऐसे लगेगी ऊपर से नीचे की तरफ। तो नेक लाइन जो का फर्क होता है, ठीक है। तो अब इसमें हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न होता है उसके भी 2 शोल्डर होते हैं और एक हेड होता है। यानी एक अगर शोल्डर उसका है ये वाला, यहां से इस तरीके से वेव लगी है मिसाल के, तो उसकी शक्ल कुछ इस तरीके से होती है। ये एक शोल्डर बना, ये यहां से ऊपर जाके ये हेड बना, फिर ये ऊपर ये शोल्डर। सॉरी गलत बन गया, ये मैं आगे बनाऊंगा, चलें ये हमारा अभी टॉपिक नहीं है। वो इस तरीके से होता है जैसे एम होता है ना, ये इस तरीके से। ये ठीक है। अब इसका 1 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, आप देखें इसका ये हेड एंड शोल्डर है, ये हेड हो गया इसका ऊपर, ये 2 शोल्डर हो गए, लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर। और जो नेक लाइन है 3 नंबर और 5 नंबर पॉइंट के, वो ऑलमोस्ट सीधी होती है, स्ट्रेट होती है। ये फर्क है बस नेक लाइन का, हेड एंड शोल्डर की नेक लाइन ये है। ये बात क्लियर होगी जी। अच्छा, अब इसमें ट्रेड कहां से ली जाती है? हेड एंड शोल्डर हमारा टॉपिक नहीं है, हेड एंड शोल्डर ज्यादा काम नहीं करता, ठीक है, ये इसकी एफिकेसी कम होती है। लेकिन जो कॉस्मोडो पैटर्न है वो बहुत आइडियल होता है और वो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है अगर वो आइडेंटिफाई हो जाए टाइम पे, सही जगह पे। ठीक है, तो अब इसकी इसके अंदर ट्रेड कहां से ली जाती है? अगर बुलिश ट्रेंड के पीक पे बना है तो जाहिर सी बात है, जब ट्रेंड रिवर्सल की इंडिकेशन दे रहा है तो सेल की ट्रेड ही बनेगी। तो सेल की ट्रेड ली जाती है 2 जगहों के ऊपर। या तो यहां से जब 6 नंबर पॉइंट से अगर ये रिवर्स होता है तो यहां पे अगर कंफर्मेशन मिल जाए इस जगह पे, ठीक है, कंफर्मेशन के बाद, किस चीज की कंफर्मेशन? कि मार्केट अब यहां से नीचे गिरने लगी है, तो यहां से आइडियल जगह होती है ये सेल की ट्रेड लेने की। या अगर 6 नंबर पॉइंट ये ऊपर बना है तो यहां से प्राइस रिवर्स होने लगी है और यहां पे हमें कंफर्मेशन मिल जाए सेल की ट्रेड की, तो ये आइडियल जगह होती है। अगर कोई कंफर्मेशन के बगैर ट्रेड ले रहा है, ठीक है, तो उसके लिए फिर आखिरी जगह ये वाली होती है, जो इसका 5 नंबर पॉइंट का लेवल होता है। जब उसको टूटता है तो वो स्पीड से नीचे गिर रहा होता है, तो फिर वो यहां से इंटर होता है जी। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट है। जो यहां से इंटर होगा उसको प्रॉफिट कम मिलेगा, जो ऊपर से इंटर होगा वो प्रॉफिट बहुत ज्यादा लेता है। तो इसका जो सेफेस्ट स्टॉप लॉस होता है ना, वो ये होता है 4 नंबर पॉइंट के थोड़ा सा ऊपर, ये आपका एसएल होता है। तो वैसे कुछ लोग जो है जिनकी प्रैक्टिस हो जाती है वो 6 नंबर पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे भी एसएल लगा लेते हैं, छोटा एसएल। ये 1 नंबर पॉइंट है, ये 2 नंबर है, ये सेफ होता है 4 नंबर के ऊपर, ठीक है, हेड के ऊपर। तो ये कास्मोडो पैटर्न होता है। अब एक बात इसमें अगली, ये तो हो गया बुलिश का, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर की आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। आप गूगल पे सर्च करेंगे ना क्यूएम पैटर्न या कास्मोडो पैटर्न, तो आपको ये शक्लें मिल जाएंगी, ठीक है, तो इसकी आपने प्रैक्टिस ऐसे कर लेनी है। अच्छा, अब एक हम बना लेते हैं कि बेरिश ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, प्राइस ऊपर से नीचे आ रही है इस तरीके से, ठीक है ना। अब यहां पे क्या होता है कि इसमें बेरिश ट्रेंड के आखिर में नीचे, जब बेरिश ट्रेंड बिल्कुल एंड पे पहुंच गया है, तो वहां पे कास्मोडो पैटर्न अगर बनेगा तो वो क्या करेगा कि ट्रेंड को रिवर्स कर देगा। यानी पहले जो ट्रेंड चल रहा था वो चल रहा था बेरिश, ऊपर से प्राइस नीचे आ रही है। तो यहां पे एंड पे जहां पे अगर कास्मोडो पैटर्न बन गया तो वो क्या करेगा, इस बेरिश ट्रेंड को रिवर्स करेगा, किस में? बुलिश में करेगा वो रिवर्स, ठीक है ना, एकदम से बुलिश में ले जाएगा। तो वो कैसे बनेगा? अब इसमें सबसे पहले आपने देखना है कि जो इंपल्स वेव है वो कौन सी है। ठीक है, अब इसमें जो इंपल्स वेव है वो ये वाली है जी, यहां से लेके देखें, जिसने प्रीवियस लो को तोड़ा है उसको वेव को इंपल्स कहते हैं ना, वो ये वेव है यहां से लेके यहां तक। तो ये इसका 1 नंबर पॉइंट हो गया,
ये इसका 2 नंबर पॉइंट हो गया। अब यहां से पुल बैक शुरू हुआ, ठीक है, यहां पे गया, ये यहाँ पे 3 नंबर पॉइंट बिना बना, ये नॉर्मल चल रहा है। यहां से बना ये 4 नंबर पॉइंट, नॉर्मल जगह पे 2 के नीचे आया, 4 नंबर पॉइंट नॉर्मल है। ये इंपल्स वेव एक और लगी, ठीक है, ये 4 नंबर पॉइंट बना। अब जो 5वां पॉइंट है ना, वो क्या होगा कि वो यहां से जब ऊपर उठेगा ना, तो वो यहां से वापस नहीं 2 नंबर लेवल के सामने से नहीं आएगा, बल्कि वो 3 नंबर को तोड़ के भी उससे भी ऊपर जाके कहीं पे बनेगा, ऐसे। ये बना 5 नंबर पॉइंट। आपने देखा कि जो बुलिश स्ट्रक्चर होता है, अगर उसकी पीक पे कस्मोडो पैटर्न बने, तो जो 5 नंबर पॉइंट होता है वो 3 नंबर पॉइंट से नीचे बनता है, ये देखें यहां पे। और अगर बेरिश होगा स्ट्रक्चर ट्रेंड, उसके आखिर में अगर बेरिश वो बनेगा, जो सॉरी बुलिश अगर कस्मोडो बनेगा, तो उसका जो 5 नंबर होगा वो 3 नंबर से ऊपर होगा, उलट होता है ना इसके। ऐसे देखें कि ये 3 नंबर नीचे और 5 नंबर उससे ऊपर चला गया है। अच्छा, अब क्या होगा, अब यहां से जब प्राइस वापस आएगी नीचे, ठीक है, ये नीचे आएगी, पहली चांस तो ये है कि ये वाला जो लेवल था हमारा 3 नंबर पॉइंट का, ये इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। और पहला चांस ये है कि ये यहां से ही वापस रुक के सपोर्ट लेके, ठीक है, और 6 नंबर पॉइंट यहां पे बनाएगा, और यहां से फिर ये ऊपर छूट मार जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि यहां से 6 नंबर पॉइंट यहां पे ना बने और थोड़ा सा नीचे आए, और ये जो 2 नंबर पॉइंट था पीछे, इसकी जो सपोर्ट थी वो इसको मिलेगी यहां पे, ठीक है, उससे थोड़ा सा ऊपर से, और थोड़ा सा उसका एसएल भी नीचे हंट कर सकता है, थोड़ा सा नीचे भी। तो यहां से आके, तो यहां से ये वापस फिर शूट मारेगा ऐसे ऊपर की तरफ, लेकिन ये बहुत बड़ी मूव देगा ऊपर की तरफ। तो 6 नंबर पॉइंट यहां पे भी बन सकता है, और 6 नंबर पॉइंट यहां पे भी बन सकता है, ठीक है। तो यहां से अब जो बाय की ट्रेड लेने की जो आइडियल जगह होती है वो कौन सी हो सकती है? देखें, एक तो आइडियल जगह हो सकती है ये वाली, जब यहां पे कंफर्मेशन मिल जाए, कंफर्मेशन के बाद बाय की ट्रेड के लिए, या अगर यहां से मुड़ रहा है तो यहां से अगर कंफर्मेशन मिल जाए ऊपर उठते हुए, तो वो जगह हो सकती है आफ्टर कंफर्मेशन, ठीक है जी। और इसका जो एसएल है, या तो यहां पे होगा या यहां पे होगा, या सेफ एसएल रखना है तो ये 4 नंबर पॉइंट के थोड़ा सा नीचे, ये सेफेस्ट एसएल, टीपी इसकी 3 से 4 गुना होती है एसएल से कम भी, क्योंकि ये बड़ी ट्रेड देता है, ये छोटी मूव नहीं देता कॉस्मेटो पैटर्न जो होता है। क्योंकि इसने ट्रेंड को रिवर्स करना है, तो जब रिवर्स ये पैटर्न बनता है ना, कंफर्म होता है, उसके बाद ये बहुत ज्यादा स्पीड से प्राइस को फिर लेके जाता है दूर तक, ठीक है। वो बाजुकात कई कई घंटे, कई 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 दिनों तक भी वो प्राइस मूव करती रहती है, ठीक है। अब इसकी यहाँ पे चार्ट के ऊपर अगर हम कॉस्मेडो पैटर्न की प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, जल्दी से, और उसके बाद आखिर में मैं आपको 10-15 मिनट में जरा फिब लेवल्स के बारे में थोड़ा बता दूंगा, इंडिकेटर के बारे में, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसकी प्रॉपर फायदा वही लोग उठा सकेंगे जो इसकी प्रैक्टिस करेंगे समझने के बाद। तो इसको हम जरा चार्ट के ऊपर कहीं पे देखने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा सा टाइम ज्यादा मांगता है, क्योंकि मैं आपको पता है कि जो जो सेशन करता हूँ उसमें मैं पहले से कोई लेवल शेवल बना के नहीं रखता, ठीक है, मैं लाइव करता हूँ, तो पहले से मुझे नहीं, मैं ढूंढता नहीं हूँ। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि हमें जल्दी मिले, हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो लेट्स से जी कि यहाँ पे हम आ जाते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। गोल्ड का ही चार्ट हम ओपन करते हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ट्रेंड कहाँ पे कौन सा चल रहा है, ठीक है, जो रिवर्स हो चुका है ना ट्रेंड। अब देखें, ये अगर हम, ये टाइम फ्रेम कोई भी हो सकता है, ठीक है, 15 मिनट का भी हो सकता है, 5 मिनट का भी हो सकता है, आधे घंटे का, 1 घंटे का, 4 घंटे का, कोई भी। अब देखें, आपने देखना यह है कि ये एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है 4 घंटे का, ये 1 घंटे का चार्ट मैंने ओपन किया है। ये देखें बुलिश ट्रेंड जो है ना,
मैंने आपको बताया कि जो कास्मेडो पैटर्न है QM, वो ट्रेंड के पीक के ऊपर मिल सकता है, बुलिश ट्रेंड के पीक के ऊपर, या बेरिश ट्रेंड की जहां पे इंतहा होती है वहां पे। ठीक है ना, ये दो जगह होती है इसको ढूंढने की। तो आप देखें कि ये एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है 1 घंटे के चार्ट के ऊपर, ये पीक बनी यहाँ पे। तो यहाँ पे अब आपने देखना है कि क्या कास्मेडो पैटर्न बना। तो कास्मेडो पैटर्न ढूंढने के लिए सबसे बड़ी पहचान क्या है कि आपने पहले देखना है कि इंपल्स वेव कहां पे लगी थी। ठीक है। तो अब आप देखें कि बुलिश स्ट्रक्चर ये चल रहा है, बुलिश ट्रेंड चल रहा है, तो यहां पे जो जो इंपल्स वेव है आखिरी, वो कहां पे लगी हुई है। अब वो मार्क कर लेते हैं जरा। अब देखें कि एक तो यहां पे ये हमें लो नजर आ रहा है, ये वाला। ठीक है, ये लो एक ब्रेक हुआ, सॉरी यहां पे रुकी, और इस लो के बाद ये वाला हाई यहां पे ब्रेक हो गया ना। तो एक इंपल्स वेव तो ये लगी हुई है यहां से लेके यहां तक। ठीक है। तो एक नंबर ये हो गया, दो नंबर ये हो गया। ठीक है। और प्राइस वापस आई नीचे, देखें यहां पे ये 3 नंबर हो गया। और यहां से फिर इंपल्स वेव लगी है ये, जिसने इस 2 नंबर को ब्रेक किया है, और ये यहां तक गई है 4 नंबर। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अब आप देखें कि जो 5वां नंबर होना चाहिए वेव का कास्मेडो पैटर्न में, वो यहां पे आके बनना चाहिए 3 नंबर से नीचे कहीं पे। ये पहचान है ना इसकी। ठीक है, ये सबसे बड़ी पहचान है। तो यहां पे इस वेव के पैटर्न में 1 घंटे के चार्ट पे यहां से तो ये नहीं बन रहा। तो इसको हम थोड़ा सा आगे चलाते हैं। अच्छा जी, अब अगर हम ये देखें कि ये एक लो बना, ये एक लो है। ठीक है। और ये जो प्रीवियस हाई था ये वाला, बल्कि मैं 1 घंटे के चार्ट से थोड़ा नीचे जाता हूं तो शायद उसमें क्लियर हो जाए ये वाली जगह। ओके जी, मैं आधे घंटे के चार्ट पे जा रहा हूं। यही वाला पॉइंट वहां पे देखते हैं, या 15 मिनट के चार्ट पे। तो वहां पे ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। थोड़ा पीछे जाएंगे, ये देखें यहाँ पे ये वही बुलिश ट्रेंड चल रहा है। तो अब आप देखें कि ये वाला हाई जो पॉइंट है इसमें, ये वाला जो हाई पॉइंट है ये वाला, ठीक है, ये इस हाई से ऊपर है। ठीक है, इससे ऊपर है ये। ठीक है। तो ये जब ब्रेक हुआ था तो इम्पल्स ये यहां से वेव उठी थी ना इस तरीके से, ये इसने इस हाई को तोड़ के यहाँ पे हाई बनाया था, हायर हाई। फिर यहां से ये वेव देखें नीचे आई है इधर। तो इसका हायर लो कहाँ पे बना, यहाँ पे बना। प्रीवियस हायर लो इसका ये वाला था। तो यहां से इंपल्स वेव उठी है, देखें ये वाली। ठीक है। और ये सारी ऊपर गई है कहां पे, ये यहां पे जाके गई है, ये इस जगह पे। और इससे थोड़ा सा ऊपर जाके ये लेवल बना है। ठीक है। तो इसको हम यहां से चलाते हैं जी। 30 मिनट के 15 मिनट के चार्ट पे जाएंगे तो ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब आप देखें कि ये इंपल्स वेव लगी ना यहां से, ये ये पहला पॉइंट ए की वेव है, ये दूसरा पॉइंट इंपल्स वेव है सारी। ये रास्ते में प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं हुई। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट कहां पे आया, देखें ये इस जगह पे बड़ा मैं ले रहा हूं, ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट कहां पे बना इसका, ये देखें, ये चौथा पॉइंट मैंने ये बड़ा ले लिया है, ये चौथा पॉइंट बन गया। अच्छा, ये भी अब आप देखें कि प्रॉपर नहीं है, क्योंकि इसमें ये जो दूसरा पॉइंट है ना, दूसरे के बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर जा रहा है चौथा पॉइंट। लेकिन है तो है, थोड़ा सा ऊपर तो गया। लेकिन इसमें आप देखें एक चीज, कि चौथे पॉइंट के बाद
जो पांचवा पॉइंट बना है वो किधर जाके बना है, ये देखें, तीसरा पॉइंट से नीचे जाके पांचवा पॉइंट बना है। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या मैंने आपसे कहा था कि जो कास्मेडो पैटर्न बनता है उसके लिए जो छठा पॉइंट होता है वो या तो जो तीसरा पॉइंट है उसके लेवल के ऊपर जाके यहां से वो रेजिस्टेंस ले लेता है और वहां से नीचे आ जाता है, यहां पे हो सकता है छठा पॉइंट, या ज्यादा से ज्यादा कहां हो सकता है कि जो दूसरा पॉइंट होता है उसके जो लेवल है वहां से वो रेजिस्टेंस ले सकता है। लेकिन इसने क्या किया देखें कि ये तीसरा जो पॉइंट था उसके सामने जो रेजिस्टेंस का लेवल था वहां से रुका जरूर है ये, और दो कैंडल्स भी बनी है 30-30 मिनट की, ये देखें नीचे थोड़ी सी रिट्रेसमेंट तो नहीं है प्रॉपर, खैर रेंज ही है ये, ठीक है, लेकिन वहां पे रुकने के बाद इंडिकेशन थोड़ा सा वीकनेस का देने के बाद फिर ये ऊपर गया, लेकिन ऊपर इसने जो 2 नंबर लेवल था उसकी रेजिस्टेंस तक नहीं पहुंचा, उससे पहले ही इसने यहाँ पे एक कंफर्मेशन दे दी। ठीक है, ये आगे चल के आप पढ़ेंगे तो या बेसिक में आप पढ़ चुके हुए हैं। कंफर्मेशन क्या है देखें कि यहाँ पे इसने इवनिंग स्टार दिया है एक, इवनिंग स्टार, ठीक है, आपको पता है इवनिंग स्टार क्या होता है या मॉर्निंग स्टार क्या होता है बुलिश स्ट्रक्चर के लिए, बुलिश कंफर्मेशन के लिए। और यहाँ पे इवनिंग स्टार भी है एक तरह का, और अगर इवनिंग स्टार के अलावा आप देखें तो यहाँ पे एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल भी दी है इसने, जिसने कि पिछली इस बुलिश छोटी कैंडल को इनगल्फ किया है। ठीक है, तो ये इसने एक वीकनेस का साइन दे दिया, यानी कंफर्मेशन दे दी यहाँ पे दो मुख्तलिफ किस्म की सेल की ट्रेड की। तो अब यहां से जिस आदमी ने सेल की ट्रेड पकड़ी है, यानी कि ये नंबर बन गया 6 नंबर पॉइंट ना यहाँ पे, इस केस में यहाँ पे नहीं बना, यहाँ पे बन गया। तो अब यहां से जब सेल की ट्रेड मिली है तो आप देखिएगा कि वो कितनी चली है फिर सेल की ट्रेड। यहां से सेल की ट्रेड अगर किसी ने पकड़ी थी इस जगह से, ठीक है, यहां से, तो इसका स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए था, मैं जरा ये ड्राइंग क्लियर कर दूं पहले। तो इसका स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए था, सेल की ट्रेड तो हमें यहां पे मिल गई, तो इसका जो स्टॉप लॉस था वो होना चाहिए था, जो सेफेस्ट था वो ये था कि जो ऊपर हमारा 4 नंबर पॉइंट था उससे थोड़ा सा ऊपर यहां पे, ठीक है, ये सेफेस्ट एसएल था, लेकिन दूर था थोड़ा। लेकिन नए लोगों के लिए, जो पुराने लोग हैं जिनकी प्रैक्टिस हो गई है, वो इस पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर यहां पे भी स्टॉप लॉस रख सकते थे नजदीक में। ठीक है, लेकिन आप देखिएगा जब ये चला है पैटर्न, ट्रेड चली है, तो टीपी आप देखिएगा फिर, ये आप देख रहे हैं यहां तक रिस्क टू रिवार्ड रेशो कितनी हो गई है, 6 साढ़े 6%। अगर आपने एसएल यहां पे भी रखा था सेफर साइड के ऊपर, ठीक है, बड़ा भी, तो देखें यहां तक ही इतने बड़े एसएल के साथ भी 3 गुना से ज्यादा आपका रिवार्ड आपको मिल चुका है टीपी, ठीक है ना, 3 गुना से ज्यादा। लेकिन अभी यहां पे बात खत्म नहीं हुई, आप चेक करें, क्यों, क्योंकि ऊपर एक कास्मेडो पैटर्न उसने कंफर्म किया था, ये आप चेक करें जरा, तकरीबन 5%, बल्कि अभी भी चल रहा होगा, नहीं यहां पे जाके रुका है जी। तो आप देख लें कि ये गोल्ड पे एक छोटे टाइम फ्रेम पे जो कास्मेडो पैटर्न कंफर्म हुआ था, लेकिन हुआ कहां पे था वो हुआ था बुलिश ट्रेंड के एंड के ऊपर, जो उसकी प्रॉपर जगह बनती है। ठीक है, अच्छा, जब हम किसी पैटर्न को पढ़ते हैं ना, तो हम जब ड्रॉ करते हैं तो हम आइडियली ड्रॉ करते हैं, उसकी लाइन एंड लेंथ बड़ी बराबर रखते हैं, लेकिन हकीकत में जब लाइव चार्ट के ऊपर वो चीज बनती है तो वो उस तरीके से उस तरह से प्रॉपर नहीं होती। हमने उसकी प्रैक्टिस करके आइडेंटिफाई करना होता है, एज्यूम करना होता है कि ये पॉइंट जो है इसका, ये हमारा वो पॉइंट है जो मार्किंग करके, मेरी बात समझ रहे हैं, तो यानी कि वो अकॉर्डिंग टू द एग्जैक्ट 100% जो बुक प्रिंट होता है उसके मुताबिक नहीं चल रहा होता। तो ये प्रैक्टिस से चीजें आपको आएंगी, हमने मेहनत करनी होती है। तो आप देख लें कि एक ये यहाँ पे हमें, जब इसने यहाँ पे कास्मेडो पैटर्न पीक पे बना तो उसने ट्रेंड को देखें रिवर्स किया है कि नहीं किया, अब भी तक देखें, अच्छा आगे भी चला है जी,
ये देखें किधर जाके प्राइस लगी है फिर, लेकिन इतना लंबा प्रॉफिट कम ही लोग लेते हैं, इतना भी बहुत होता है। ठीक है, आगे हम एक सेशन में इंशाल्लाह ये भी पढ़ेंगे कि जब भी हम ट्रेड में इंटर होते हैं तो हम अपनी ट्रेड के रिस्क को कैसे मैनेज करते हुए चलते हैं, कि थोड़े वक्त के साथ साथ हम प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा बुक करना शुरू कर देते हैं और अपने जो ट्रेड को जो रिस्क फ्री कैसे करते जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बुक करते जाएं और नुकसान के चांसेस खत्म करते जाएं। ठीक है, ट्रेड मैनेजमेंट इसे कहते हैं, तो वो आगे हम किसी जगह पे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, थोड़ा सा उसको भी टच करेंगे। ये बात क्लियर होगी जी? ओके जी, अब 10 मिनट में लेता हूं। और अच्छा, इसी तरीके से ये आपने खुद अब इसकी प्रैक्टिस करनी है, या अगले सेशन में मैं शुरू में इंशाल्लाह बेरिश जो ट्रेंड होगा उसके आखिर में हम कहीं पे ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कास्मेडो पैटर्न हमें मिल जाए। जैसे आप देखें ये बेरिश था, अब यहाँ पे वो जो है आपने ढूंढने की खुद कोशिश करनी है। ये पैटर्न आपको हर चार्ट के ऊपर मिलेंगे, चाहे वो करेंसीज के चार्ट हैं, कमोडिटीज के चार्ट्स हैं, चाहे वो क्रिप्टो के चार्ट्स हैं। ये नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज, ये हर ऑनलाइन ट्रेडिंग के ऊपर इक्वली अप्लाई होता है। क्लियर होगी जी बात? अच्छा जी, जल्दी से अब मैं आपको एक जो दूसरा टॉपिक है वो टच करता हूं, कल भी रह गया था और आज भी हमारे पास टाइम थोड़ा बचा है उसके लिए। ओके जी, देखें जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स होते हैं ना, फिब रिट्रेसमेंट लेवल्स, ठीक है, इसमें इंडिकेटर के अंदर ही एक वर्ड यूज किया हुआ है। ये देखें, रिट्रेसमेंट लेवल्स। कौन से लेवल्स हैं? रिट्रेसमेंट के लेवल्स हैं। तो रिट्रेसमेंट कहां पे होती है? ट्रेंड के अंदर। जब भी प्राइस मेजर ट्रेंड के अंदर मूव कर रही होती है, यानी बुलिश ट्रेंड के अंदर मूव कर रही है या बेरिश ट्रेंड के अंदर मूव कर रही है, तो वो ऐसा नहीं होता कि प्राइस जो है वो मिसाल के तौर पे नीचे से ऊपर जाना शुरू हुई है तो ऐसे जा रही है, जाई जा रही है ऊपर, जाई जा रही है, जाई जा रही है, ऐसे नहीं होता। अगर आप मतलब सबसे ज्यादा जो तेज मूवमेंट होती है किसी भी प्राइस की, वो मेजर फंडामेंटल जो न्यूज होती है, बड़ी न्यूज होती है हाई इंपैक्ट की, ठीक है, उस वक्त होती है ना। तो उस वक्त भी अगर आप उस चार्ट में सबसे छोटी कैंडल का चार्ट ओपन करें 1 मिनट का, ठीक है, 1 मिनट का, तो बड़े चार्ट में तो प्राइस ऐसे दे रही है आपको, कैंडल इस तरीके से ऊपर जा रही है। लेकिन जब आप 1 मिनट की कैंडल ओपन करेंगे ना, तो उसमें आपको वो भी इस तरीके से नजर आएगी, कैंडल ऊपर जाते हुए या नीचे जाते हुए ऐसे। अगर थोड़ी सी ऊपर गई है 2-3 मिनट के लिए, ठीक है, फिर वो थोड़ी सी वापस रिट्रेसमेंट करती है ऐसे नीचे, फिर वहां से नीचे से फिर वो ऊपर जाएगी इस तरीके से, फिर वहां से वो ऊपर से थोड़ा सा नीचे रिट्रेसमेंट करेगी, फिर वहां से ऊपर जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइस जब भी ऊपर जाए यानी बुलिश ट्रेंड में चले, या बेरिश ट्रेंड में चले यानी नीचे जाए, तो वो रिट्रेस लाजम करती है। ठीक है, बेशक थोड़ा करे। तो अब वो प्राइस कितनी रिट्रेस करती है या कितना कर सकती है, कहां से वापस उठ सकती है, वो हम अगर ये हमें फिब रिट्रेसमेंट लेवल्स अपने चार्ट के ऊपर ड्रा करना आ जाए, ठीक है, तो उससे हमें ट्रेड अगली जो रिट्रेसमेंट के बाद प्राइस कहां से वापस ऊपर उठ सकती है, ठीक है, ट्रेंड को कंटिन्यू कहां से करना शुरू कर सकती है, वो जगह लेवल्स हमें बड़ी आसानी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब इसमें जो मैं आपको जरा चार्ट के ऊपर बता देता हूं जल्दी से, क्योंकि टाइम कम है, तो इसके ऊपर हम अगले सेशन के शुरू में थोड़ी सी ज्यादा बात कर लेंगे, रिपीट भी हो जाएगा ये। मिसाल के तौर पे जी, अभी हम अगर लाइव चार्ट के ऊपर जाएं और मैं ये ड्रा करता हूं और इसके मैं आपको लेवल बता देता हूं। तो इस ये ट्रेडिंग व्यू है। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आप देखें, ये लेफ्ट साइड के ऊपर जो टूल्स दिए हुए हैं, डिफरेंट टूल्स बार दी हुई है,
तो यहाँ पे आप देखें ये ऊपर आपको ये लाइनें सी नजर आ रही हैं, चार सीधी सीधी छोटी छोटी। इस लाइन के ऊपर आप माउस रखेंगे तो ये देखें ये दिया जा रहा है, ये लिखा हुआ आ गया फिब रिट्रेसमेंट, ये है जी। इसको आप क्लिक करें, ठीक है। तो अब इसकी जो स्टैंडर्ड सेटिंग है ना, वो थोड़ी डिफरेंट होती है, इसमें बहुत ज्यादा लेवल्स होते हैं। लेकिन हमने इसकी फाइन जो लेवल्स बनाने होते हैं, जैसा मिसाल के तौर पे जो मैंने, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा चार्ट के ऊपर कहीं पे भी और ऊपर लेके जाऊंगा, देखें ये लेवल्स मैंने सेट किए हुए हैं अपने। ठीक है, तो आपने भी 5-6 लेवल्स ही इस तरीके से बनाने होते हैं जो इंपॉर्टेंट की लेवल्स होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज जो है वो यहाँ पे लिख के बताना चाह रहा हूँ, जो ज्यादा जरूरी है इसको समझने के लिए। देखें फिब जो होता है ना, फिब रिट्रेसमेंट लेवल, ये जो इंडिकेटर है, इसको सही इस्तेमाल करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले तो आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई करना होता है। मिसाल के तौर पे बुलिश ट्रेंड चल रहा है इस तरीके से, ठीक है, बुलिश ट्रेंड है। तो बुलिश ट्रेंड में आपने देखना है कि जो आखिरी इंपल्स वेव लगी है वो कहां पे लगी है। अब इस बुलिश ट्रेंड में जो यहां से शुरू हुआ था, ठीक है, और यहां पे कितनी इंपल्स वेव्स लगी हैं जो हमें क्लियर नजर आ रही हैं जी? दो। एक ये इंपल्स वेव लगी थी यहां से लेके यहां तक, ठीक है, और दूसरी लगी है यहां से लेके यहां तक आखिरी। तो हमने सबसे पहले तो आखिरी जो लास्ट इंपल्स वेव लग चुकी होती है, हमने वो देखनी होती है। मिसाल के तौर पे बुलिश ट्रेंड है और हमें पता है कि आखिरी इंपल्स वेव ये लगी है क्योंकि इसने ये प्रीवियस हाई को तोड़ा है। अभी हम क्योंकि बुलिश ट्रेंड की बात कर रहे हैं, तो हाई को ही तोड़ा है तो उसी को हम इंपल्स वेव कह रहे हैं। अगर हम बेरिश ट्रेंड की बात करेंगे तो वो जो हम देखेंगे इंपल्स वेव वो होती है जो प्रीवियस लो को ब्रेक करती है, ठीक है ना। तो अब ये इंपल्स वेव आइडेंटिफाई होगी, कर ली हमने कि ये इंपल्स वेव है। फर्ज करें अभी कैंडल यहां पे है, इस जगह पे खड़ी है, यहां पे कैंडल है कि ये ब्रेक तो कर गई है ना पिछले हाई को, कैंडल अभी यहां पे है। तो अभी आपने इंतजार करना है। अभी हम फिब लेवल यहां पे अप्लाई नहीं कर सकते चार्ट के ऊपर। क्यों? फिब लेवल अप्लाई तब होगा जब यहां से इंपल्स वेव अपना अगला हाई बनाने के बाद वापस रिट्रेसमेंट करना शुरू कर देगी। अच्छी खासी रिट्रेसमेंट हमें नजर आएगी कि अब इस हाई पॉइंट से जहां पे भी ये रुकेगी वहां से वापस नीचे काफी 2-3-4 कैंडल जो है ना वो नीचे आ गई हैं या आना शुरू हो रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगला हाई कंफर्म हो गया ना अब हमारे पास यहाँ पे। तो ये जब अगला हाई, नेक्स्ट हायर हाई कंफर्म हो जाएगा, तो जब वहां से प्राइस गिरना शुरू हो गई है, रिट्रेसमेंट वो शुरू कर चुकी हुई है, कम से कम 1-2-3 कैंडल्स क्लियर हमें नजर आ रही हैं कि प्राइस नीचे जा रही है, तो फिर आपने अपने फिब लेवल अप्लाई करने होते हैं। तो फिब लेवल आप अप्लाई कैसे करते हैं? अगर तो बुलिश ट्रेंड है, ठीक है, तो आपने ये जो आखिरी इंपल्स वेव थी इसके ऊपर जहां से हायर लो पॉइंट है इसका, ये वाला, यहां से वो लेवल अप्लाई करने हैं और कर्सर को आपने ऊपर जो हाई पॉइंट है यहां तक लेके जाना होता है। मिसाल के तौर पे अब मैं जाता हूं जी, फिब लेवल अप्लाई करता हूं यहां पे ही। ये देखें, ये मैं गया इधर फिब लेवल्स को, इंडिकेटर को क्लिक किया, तो अब मैंने क्योंकि आइडेंटिफाई कर लिया है ना कि बुलिश स्ट्रक्चर है, ट्रेंड बुलिश है और ये इंपल्स वेव है आखिरी, और यहां से इस पॉइंट से, हाई पॉइंट से ये रिट्रेसमेंट शुरू हो गई है। तो मैं क्या करूंगा कि ये कर्सर को यहां पे क्लिक करूंगा जो ये नीचे लो पॉइंट था, हायर लो, जहां से इंपल्स वेव शुरू हुई थी, यहां पे मैं माउस को क्लिक करूंगा और माउस को ड्रैग करते हुए ऊपर ले जाऊंगा, ठीक है, और ये जो हाई पॉइंट जो बन गया है जहां से रिट्रेसमेंट शुरू हुई है, यहां पे मैं कैंडल को रखूंगा जी, ये इस जगह के ऊपर। ये माउस को मैं छोड़ दूंगा, यहां पे क्लिक करूंगा। अब देखें कि मेरे जो लेवल्स हैं वो, ये जो भी लेवल्स मैंने बनाए हुए हैं, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है तो मैं लेवल्स के बारे में कल बात करूंगा ना, तो अभी सिर्फ आप ये देख लें जो भी लेवल्स हैं, जो भी लेवल्स मैंने इसमें अप्लाई किए हुए हैं उनमें आप ये देखें कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया,
ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, इनका कलर मैंने गोल्डन सा रखा हुआ है। ये वाला जो एरिया है ना, ये कहलाता है जी गोल्डन जोन, गोल्डन जोन, ठीक है। और आप देखें कि मेरी जो वेव है, ये वाला एरिया ऑलमोस्ट प्रीवियस हाई जो था उसके सामने आ रहा है, ठीक है। और ये लेवल कौन सा है, ऊपर से 50% है और नीचे 50% से लेके 61%, 61.80% तक आ रहा है, ये इसके लेवल हैं। तो अब अगर प्राइस वापस नीचे आए, मैंने ये लेवल अप्लाई किए हुए हैं, तो अगर ये प्राइस रिट्रेसमेंट करते हुए ऊपर से आए और मेरे गोल्डन जोन को टच करे या गोल्डन जोन के अंदर आ जाए, ये 50 और 61.80 जो लेवल है जो मैंने यहां, और यहां से प्राइस अगर वापस उठते हुए यहां पे कहीं पे मुझे कंफर्मेशन दे दे बाय की ट्रेड की, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बना दे, एक मोमेंटम हाई वॉल्यूम की बुलिश कैंडल बना दे, या एक मॉर्निंग स्टार बना दे, ठीक है ना, आप बेसिक लेवल में पढ़ चुके हुए हैं कि ये क्या कैंडल्स होती हैं। तो यहां से अगर मैं बाय की ट्रेड पकड़ूं कंफर्मेशन के बाद गोल्डन लेवल से, तो इसका कम से कम जो प्रॉफिट होता है ना, कम से कम टीपी जो है वो ये अगला लेवल है 0%, यहां तक होता है, ये फर्स्ट टीपी होती है इसकी, जो कि 90%, 85-90% चांसेस लाजम होते हैं कि वो हिट हो जानी है अगर आपने कंफर्मेशन के ऊपर पकड़ी है, ठीक है ना, गोल्डन जोन से उठी है, क्योंकि ट्रेंड के मुताबिक ट्रेड है ना। इसका मतलब है कि ये गोल्डन जोन कहां पे बना हुआ है, जहां पे अगला हायर लो बनता है, ट्रेंड का बनना चाहिए, ठीक है, उसने आपको आइडेंटिफाई कर दिया। देखें कि यहां से जरूरी नहीं होता कि यहां पे आए, बाज औकात वो यहां पे एक लेवल होता है बीच में, जो होता है जी 23% का, 0.236% का, वो भी मैं आपको बताऊंगा अगले सेशन में। तो बाज औकात ये ऊपर से ही उठ जाती है, लेकिन वहां से हमने ट्रेड नहीं लेनी होती। जो कंफर्म ट्रेड होती है, जिस जो ज्यादा कंफर्म ट्रेड होती है, वो गोल्डन जोन, यानी कि जो रिट्रेसमेंट मुकम्मल हो, मुकम्मल या कंप्लीट रिट्रेसमेंट जो होती है वो आती है 50 से 61.80% के लेवल तक। यहां से कोई कंफर्मेशन मिले ऊपर उठते हुए, तो तब हम बाय की ट्रेड लेंगे। तो फर्स्ट टीपी ये होती है 0% पे, जहां से प्राइस नीचे आई थी, वहां तक ज्यादातर चांसेस हैं कि वो जाती ही जाती है। लेकिन फिर जरूरी नहीं है कि यहां से वापस आए, फिर ज्यादा चांसेस होते हैं कि अगली जो -27% का लेवल है, यहां तक हमारी यहां पे सेकंड टीपी होती है, और ज्यादातर केसेस में हमारी सेकंड टीपी भी हिट हो जाती है, ठीक है। और क्योंकि बुलिश मोमेंटम है ना, ट्रेंड के मुताबिक आप ट्रेड ले रहे हैं, अगेंस्ट द ट्रेंड हमने ट्रेड लेनी ही नहीं है। और ये वाला जो फिब रिट्रेसमेंट लेवल है, फिबोनाची जो, ठीक है, लेवल्स का, तो ये हमें ट्रेंड के मुताबिक गोल्डन जोन से ट्रेड लेने का बताता है, ट्रेंड के डायरेक्शन में, इसलिए ये बड़ा जबरदस्त हो जाता है। तो ज्यादातर केसेस में ये जो तीसरी टीपी हमारी होती है 27% से अगला लेवल होता है -61%, ये भी हिट हो जाता है ज्यादातर केसेस में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जब गोल्डन जोन से ट्रेड लेते हैं ना ऊपर उठते हुए, ठीक है, तो हम पहली टीपी जो है वो यहां पे अपनी तकरीबन 70% से ज्यादा ट्रेड क्लोज कर देते हैं, और फिर अपना जो एसएल हमारा पहले नीचे होता है, उस एसएल को यहां से लास्ट से उठा के हम ऊपर यहां पे ब्रेक इवन पे कर लेते हैं, ठीक है। 70%, 75% प्रॉफिट ले लिया, बाकी ब्रेक इवन कर दिया, स्टॉप लॉस। अब क्या होगा कि अगर ये वापस नीचे भी आएगी तो स्टॉप लॉस हिट होगा, तो हमें नुकसान तो नहीं होगा। 70-75% एक मेजर चंक हम प्रॉफिट का बुक कर चुके हुए हैं, और अपनी टीपी यहां से हटा के अब यहां पे हम अगले लेवल पे कर देते हैं कि अगर ये यहां से ऊपर जाके हिट हुई, तो वो जो भी छोटी सी ट्रेड रहती थी, नुकसान तो उसने देना कोई नहीं है, तो वो अगर ये अगली टीपी हिट कर गई तो ये हमारा अच्छा खासा और प्रॉफिट हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं वो यहाँ पे थोड़ी सी ट्रेड और क्लोज कर देते हैं, अपने एसएल को यहां से उठा के इधर ले आएंगे यहाँ पे नीचे, और अगली टीपी यहाँ पे कर देंगे 61, -61 के लेवल पे। तो इस तरीके से हम अपनी ट्रेड को भी मैनेज कर रहे होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर वो ट्रेड हमने ट्रेंड के मुताबिक ली है। अब असल में जो कॉस्मेडो पैटर्न था उसके ऊपर टाइम हमारा ज्यादा लग गया, तो अभी लंबी हो गई है वीडियो रिकॉर्डिंग भी। तो मेरा कोशिश तो थी कि मैं आपको आज फिबोनाची जो रिट्रेसमेंट लेवल्स हैं वो प्रॉपर बताऊं, लेकिन क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम अभी लगना है, और
तो क्योंकि जो फिब के नॉर्मल लेवल होते हैं ना वो काफी ज्यादा होते हैं, तो इसकी हमने सेटिंग करके जो काम के लेवल हैं ज्यादा अच्छे, वो 6-7 लेवल ही हैं, ये वाले जो मैंने बनाए हुए हैं हमने यही लगाने होते हैं, बाकी हमने इग्नोर कर देने होते हैं क्योंकि वो नॉइसी होते हैं, ज्यादा ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते। ज्यादा इफेक्टिव ये वाले लेवल हैं, 5-6 लेवल, जो 7 लेवल्स हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए इंशाल्लाह फिर कल का सेशन उसमें हम शुरू कर लेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी काफी लंबी हो गई है। और अब आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कर सकते हैं आज तक के जितना भी कुछ हमने पढ़ा है उसके हवाले से।